नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ सबसे पेचीदा रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, आज हम उन चीज़ों को देखेंगे जिन्होंने बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि इनके पीछे के जो सवाल हैं उन्हें थोड़ा खंगालें, समझें कि ये आज भी पहेली क्यों है। और इसमें बहुत कुछ है, जैसे प्राचीन कंप्यूटर जैसी मशीनें, वो रहस्यमय कफन, भाषाएं जो पढ़ी नहीं जा सकी, यहाँ तक कि करोड़ों साल पुराने औजार। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अतीत के इस सफर को। सबसे पहले बात करते हैं श्राउड ऑफ ट्यूरिन की। हाँ, श्राउड ऑफ ट्यूरिन ये एक काफी लंबा कपड़ा है, करीब 4.5 मीटर का, और इस पर एक इंसान की धुंधली सी छवि बनी हुई है। और मान्यता यही है कि ये वो कपड़ा है जिसमें ईसा मसीह को सूली के बाद लपेटा गया था। बिल्कुल। और यूरोप में ये अचानक से सामने आया करीब 1350 के आसपास। लेकिन उससे पहले इसका क्या इतिहास था, ये कोई ठीक से नहीं जानता। छवि में चेहरा, दाढ़ी, शरीर के निशान काफी डिटेल में है, जो इस मान्यता को और पुख्ता करते हैं। लेकिन असली पेच तो इसकी उम्र को लेकर है ना? विज्ञान कुछ कहता है, मान्यता कुछ और। सही कहा। यहीं पे मामला थोड़ा उलझ जाता है। कुछ लोग मानते हैं ये 2000 साल पुराना है, जो ईसा मसीह के समय से मेल खाता है। लेकिन फिर वो कार्बन 14 डेटिंग हुई 1988 में। हाँ, उसने तो इसे मध्ययुगीन बता दिया था। बिल्कुल, करीब 1260 से 1390 ईस्वी के बीच का। लेकिन फिर उस डेटिंग पर भी सवाल उठे कि क्या सैंपल सही जगह से लिया गया, कहीं आग या पानी से कपड़ा खराब तो नहीं हो गया था। तो वो नतीजे भी पूरी तरह निर्णायक नहीं माने जाते। यानी वैज्ञानिक तौर पर भी एकमत नहीं है। और फिर ये सवाल कि अगर ये असली कफन नहीं तो ये छवि बनी कैसे? पेंटिंग तो है नहीं है। यही तो दूसरा बड़ा रहस्य है। इसमें पेंट या डाई का कोई अंश नहीं मिलता। ये छवि कपड़े की सतह पर बहुत ही पतली है, जैसे किसी चीज से झुलस गई हो। पर कैसे, ये तकनीक आज भी कोई नहीं समझ पाया है। कुछ लोग रेडिएशन की बात करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन की, पर कोई भी थ्योरी पूरी तरह से इसे समझा नहीं पाती। तो ये कला है या चमत्कार, ये आज भी सवाल है। बिल्कुल कमाल है। अच्छा, अब थोड़ा प्राचीन तकनीक की तरफ चलें। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म, ये नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म की चीज हो, है ना? और ये असलियत है। 1901 में ग्रीस के पास समुद्र में एक जहाज डूबा हुआ मिला, और उसी के मलबे से निकली ये मशीन। और ये करीब 2100 साल पुरानी है। और इसे कहते हैं दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती कि उस जमाने में कंप्यूटर। हाँ, एनालॉग कंप्यूटर। इसकी बनावट देख के तो दिमाग चकरा जाता है। कांसे के बने हुए कम से कम 30 गियर हैं इसमें, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो ये करता क्या था? इसका काम क्या था? एक्सरे और सीटी स्कैन से पता चला है कि ये सूरज, चांद और उस समय के ज्ञात ग्रहों की पोजीशन बताता था। ग्रहण कब पड़ेंगे ये भी बताता था। यहाँ तक कि ओलंपिक जैसे जो 4 साल के इवेंट्स होते थे उनको भी ट्रैक करता था। एक तरह का खगोलीय कैलकुलेटर था ये। 2100 साल पहले इतनी सटीक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो उस समय के ज्ञात टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की बात लगती है। बिल्कुल, ये उस वक्त की ग्रीक इंजीनियरिंग के ज्ञात स्तर से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। और यही सवाल उठता है कि क्या प्राचीन दुनिया में ऐसा तकनीकी ज्ञान था जो बाद में खो गया? वैज्ञानिक आज भी इसके हर पुर्जे को, हर फंक्शन को समझने में लगे हुए हैं। ये एक सबूत है कि हमारा अतीत शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा विकसित था। खोए हुए ज्ञान की बात आई है तो रोजेटा स्टोन का जिक्र तो बनता है। इसने तो एक पूरी सभ्यता की भाषा ही खोल दी। हाँ, रोजेटा स्टोन तो जैसे ज्ञान की चाबी साबित हुआ। 1799 में मिस्र में नेपोलियन के सैनिकों को मिला था ये पत्थर। करीब 2200 साल पुराना, टॉलेमी पंचम के जमाने का एक फरमान है इस पर। और इसकी सबसे खास बात वो 3 लिपियां हैं, है ना? वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। एक ही मैसेज 3 लिपियों में लिखा है। सबसे ऊपर हायरोग्लिफ यानी प्राचीन मिस्री चित्रलिपि, बीच में डेमोटिक यानी आम लोगों की मिस्री लिपि, और नीचे प्राचीन ग्रीक। और क्योंकि ग्रीक पढ़ी जा सकती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि विद्वान ग्रीक पढ़ सकते थे तो उन्हें एक बेस मिल गया। फिर उन्होंने ग्रीक टेक्स्ट को बाकी 2 लिपियों से मिलाना शुरू किया। सालों लगे इसमें। और फिर जीन फ्रांसवा शैम्पोलियन ने इसे क्रैक किया। हाँ, 1822 में जाकर शैम्पोलियन ने हायरोग्लिफ को समझने में कामयाबी हासिल की।
सोचिए, इस एक पत्थर की वजह से प्राचीन मिस्र की पूरी सभ्यता, उनका इतिहास, धर्म, रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ हमारे सामने आ गया। आज ये ब्रिटिश म्यूजियम में है, पर कौन जाने उन पुराने लेखों के सारे गहरे मतलब हम आज भी समझ पाए हैं या नहीं। भाषाओं और लिपियों के रहस्य, डेड सी स्क्रोल्स भी इसी कड़ी में आते हैं। रेगिस्तान की गुफाओं में मिले दस्तावेज बड़े रहस्यमयी हैं ये भी। इनकी खोज की कहानी ही बड़ी मजेदार है। 1940 के दशक में एक चरवाहे को कुमरान की गुफाओं में मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए ये पुराने दस्तावेज मिले, चर्मपत्र और पेपायरस पर लिखे हुए, करीब 2000 साल पुराने। और इनमें ऐसा क्या खास है? इनमें बाइबल की कई किताबों की सबसे पुरानी कॉपीज मिली हैं जो आज तक मौजूद हैं, और साथ ही बहुत से ऐसे धार्मिक टेक्स्ट, नियम, भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल का हिस्सा नहीं बनी। ये हमें उस जमाने के यहूदी समाज, उनकी अलग अलग सोच, खासकर ईसाइयत के आने से ठीक पहले के वक्त की झलक देते हैं। लेकिन फिर रहस्य क्या है? अगर ये पढ़े जा सकते हैं तो पहेली कहाँ है? पहेलियां कई हैं। पहली तो ये कि इन्हें लिखा किसने था। क्या ये एसीनीज नाम का कोई ग्रुप था जो दुनिया से अलग थलग रहता था, या यरूशलेम मंदिर के पुजारियों ने इन्हें छिपाया था? दूसरा, गुफाओं में क्यों छिपाया? रोमन हमले से बचाने के लिए, या ये कोई सीक्रेट लाइब्रेरी थी? और तीसरा, कई दस्तावेज टूटे फूटे हैं या उनकी भाषा बहुत सांकेतिक है जिनका असली मतलब आज भी विद्वानों में बहस का मुद्दा है। ये दस्तावेज बहुत नाजुक है, अतीत की खिड़की तो खोलते हैं पर कई जवाब अभी भी धुंधले हैं। अच्छा, भाषाओं के अनसुलझे रहस्यों में एक और नाम है जो शायद दिखने में उतना प्रभावशाली ना लगे, फेस्टोस डिस्क, मिट्टी की एक गोल सी डिस्क। हाँ, 1908 में क्रीट द्वीप पर मिली थी ये, मिनोअन सभ्यता के फेस्टोस शहर के खंडहरों से, और ये करीब 4000 साल पुरानी है। पक्की मिट्टी की बनी है और इसके दोनों तरफ गोल गोल घूमते हुए निशान बने हैं। निशान? किस तरह के निशान? क्या ये भी कोई लिखावट है? इस पर कुल 241 निशान हैं जो लगता है मोहरों से छापे गए हैं। इनमें इंसान, जानवर, पौधे और कुछ अजीब ज्यामितीय आकृतियां हैं। लेकिन ये है क्या, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये अक्षर हैं, शब्दांश हैं, या सिर्फ चित्र? किस भाषा के हैं? कुछ पता नहीं। 4000 साल पुरानी अकेली अनसुलझी लिपि, ये तो कमाल है। यही तो इसकी सबसे बड़ी पहेली है। मिनोअन सभ्यता की ऐसी और कोई चीज नहीं मिली है। क्या ये कोई मंत्र था, कोई खेल था, या किसी खोई हुई भाषा का इकलौता सबूत? इसे समझने की बहुत कोशिशें हुई हैं पर कोई नतीजा नहीं निकला। ये आर्कियोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। फेस्टोस डिस्क की तरह ही एक और पांडुलिपि है जो अपनी भाषा और अजीब चित्रों के लिए मशहूर है, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। ओह, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, वो तो शायद और भी ज्यादा रहस्यमयी है। 15वीं सदी की किताब है, मतलब करीब 600 साल पुरानी। पूरी किताब हाथ से लिखी हुई है, रंगीन चित्र बने हैं और टेक्स्ट ऐसी लिपि में है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी क्रिप्टोग्राफर या भाषाविद पढ़ नहीं पाया है। और चित्र भी तो अजीब हैं, कहते हैं। बहुत अजीब। इसमें ऐसे ऐसे पौधे बने हैं जो हमारी धरती पर कहीं पाए ही नहीं जाते। कुछ पन्नों पर अजीब से खगोलीय चार्ट बने हैं। कुछ में औरतें अजीब से दिखने वाले टब या पाइपों में नहा रही हैं। कुछ हिस्से दवाइयों की पुरानी किताबों जैसे लगते हैं। पर सबसे बड़ी चुनौती तो इसकी भाषा ही है। तो क्या ये कोई कोड है या कोई भूली बिसरी भाषा? यही तो सवाल है। अजीब बात यह है कि टेक्स्ट में भाषा जैसे पैटर्न जरूर दिखते हैं। मतलब शब्द बार बार आते हैं, अक्षर जुड़ते हैं, जैसे किसी असली भाषा में होता है। ये सिर्फ ऐसी बनाए हुए निशान नहीं लगते। बड़े बड़े कोड तोड़ने वालों ने, यहाँ तक कि AI ने भी कोशिश कर ली, पर सब फेल। क्या ये कोई बहुत बड़ा धोखा है, या किसी गुप्त समाज का ज्ञान, या कोई ऐसी भाषा जो गुम हो गई? पता नहीं, रहस्य गहराता ही जा रहा है। रहस्यों की वाकई कोई कमी नहीं। चलिए फिर से मिस्टर चलते हैं। डेंडेरा लाइट, मंदिर की दीवारों पर बनी वो आकृतियां भी तो कम विवादास्पद नहीं है। हाँ, डेंडेरा के हथौर मंदिर की दीवार पर बनी ये नक्काशी करीब 2200 साल पुरानी है, और इनमें कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो हैरान करने वाले तरीके से आज के लाइट बल्ब जैसी दिखती हैं। लाइट बल्ब जैसी? एग्जैक्टली। हाँ। एक बड़ा लंबा सा बल्ब जैसा आकार है, उसके अंदर एक सांप जैसी चीज है जो फिलामेंट जैसी लगती है। नीचे कमल के फूल जैसा बेस है जो सॉकेट जैसा लगता है, और उससे एक तार जैसा डिजाइन निकलकर एक बक्से तक जा रहा है, बिल्कुल जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाता है कि प्राचीन मिस्र में बिजली थी,
ये तो बहुत बड़ा दावा हुआ। ये दावा कुछ वैकल्पिक इतिहासकार कहते हैं। वो कहते हैं कि मंदिरों के अंदरूनी कमरों में मशाल जलाने से तो कालिख लगनी चाहिए थी, पर वहां कालिख बहुत कम मिलती है, तो शायद रोशनी के लिए इसी डंडेरा लाइट का इस्तेमाल होता था। लेकिन जो पारंपरिक विशेषज्ञ हैं वो इसे कुछ और मानते हैं ना। बिल्कुल। पारंपरिक मिस्र विशेषज्ञ कहते हैं कि ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक है, मिस्र की पौराणिक कथाओं का चित्रण है। वो बल्ब जैसा आकार शायद आकाश या देवी का गर्भ है, सांप उगता हुआ सूरज है, कमल सृजन का प्रतीक है वगैरह। लेकिन ये मानना भी थोड़ा मुश्किल है कि ये सिर्फ एक संयोग है कि ये चित्र एक आधुनिक बल्ब से इतनी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो मतलब पारंपरिक व्याख्या कितनी भी लॉजिकल लगे, वो इस समानता को नजरअंदाज करती है। हाँ, यही बहस का मुद्दा है। क्या ये सिर्फ प्रतीक है या भूली हुई तकनीक? वैसे बिजली के इस्तेमाल का कोई और ठोस सबूत तो नहीं मिला है, पर यह नक्काशी इतनी अजीब है कि ये सवाल तो खड़े करती ही है, सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम प्राचीन सभ्यताओं को कम आंक रहे हैं? बिल्कुल। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो समय की हमारी पूरी समझ को हिला देती है, द लंदन हैमर, चट्टान के अंदर फंसा हुआ एक हथौड़ा। ये वाकई होश उड़ा देने वाली खोज है। 1936 में टेक्सास के लंदन शहर के पास मिला था ये, और ये हथौड़ा एक चट्टान के अंदर पूरी तरह से बंद था। और कहते हैं वो चट्टान करोड़ों साल पुरानी है। यहीं पर विज्ञान और रहस्य का टकराव होता है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जिस परत में ये मिला वो ऑर्डोविसियन या क्रिटिशियस काल की हो सकती है, मतलब 14 से 40 करोड़ साल पुरानी। 40 करोड़ साल? तब तो इंसान थे ही नहीं। डायनासोर्स भी नहीं थे उस समय के कुछ हिस्सों में। ये कैसे मुमकिन है? हथौड़े में कुछ खास है? मतलब देखने में कैसा है? देखने में तो ये 19वीं सदी के आम हथौड़ों जैसा ही लगता है, लेकिन जब इसके मेटल हेड की जांच हुई तो पता चला कि ये 96.6% लोहे का है, साथ में क्लोरीन और सल्फर है, पर कार्बन नहीं। इतनी शुद्धता और ऐसा मिश्रण आज की तकनीक से भी बनाना बहुत मुश्किल है। और इसका जो लकड़ी का हैंडल है वो आधा कोयला बन चुका है। तो फिर इसकी क्या व्याख्या है? क्या ये सच में करोड़ों साल पुराना है? जो लोग इसे नहीं मानते वो कहते हैं कि शायद कोई नया हथौड़ा होगा जो किसी मिनरल वाले पानी में गिर गया होगा और उसके चारों तरफ तेजी से चट्टान जैसी परत जम गई होगी जो पुरानी लगती है। लेकिन धातु की शुद्धता और हैंडल का कोयला बनना, ये इस आसान व्याख्या पर सवाल खड़े करते हैं। अगर ये वाकई इतना पुराना है तो मानव इतिहास की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। क्या कोई भूली हुई सभ्यता थी, टाइम ट्रैवल, एलियंस, कुछ पता नहीं। अविश्वसनीय। टेक्सास से अब साइबेरिया चलते हैं। शिगिर आइडल, ये भी प्राचीनता के मामले में कुछ कम नहीं। शिगिर आइडल लकड़ी की बनी एक मूर्ति है। 1890 में यूराल पहाड़ों की एक दलदली जमीन से मिली थी, पीट बॉग कहते हैं उसे। उस दलदल ने इसे हजारों साल तक बचाए रखा। और ये कितनी पुरानी निकली? रेडियो कार्बन डेटिंग बताती है कि ये लगभग 12,000 साल पुरानी है। 12,000 साल? हाँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की बड़ी मूर्ति है जो हमें मिली है। सोचिए, मिस्र के पिरामिड्स और स्टोनहेंज से भी हजारों साल पुरानी, उस समय की जब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। 12,000 साल पहले, वो भी शिकारी संग्राहक समाज से इतनी बड़ी और इतनी जटिल कलाकृति। ये तो हमारी उस समय के बारे में जो धारणाएं हैं उनसे मेल नहीं खाता। बिल्कुल। ये मूर्ति असल में 5 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी और इस पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्यामितीय डिजाइन बने हैं, जिगजैग लाइनें हैं और कम से कम 8 इंसानी चेहरों जैसी आकृतियां उकेरी हुई हैं। ये सिर्फ कोई मूर्ति नहीं, ये उस समय के लोगों की सोच, उनके विश्वास, शायद उनकी कहानियों का प्रतीक है। हम अक्सर सोचते हैं कि उस युग के लोग बस जीने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन शिगिर आइडल दिखाता है कि उनकी दुनिया कहीं ज्यादा जटिल और सिंबॉलिक थी। इसका असली मतलब क्या था? ये चेहरे किसके थे? ये सब अभी भी रहस्य है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में बात करते हैं उन निशानों की जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं पर फिर भी रहस्यमयी हैं, पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स यानी चट्टानों पर उकेरे गए चित्र या निशान। ये पूरी दुनिया में मिलते हैं, हर महाद्वीप पर, और कुछ तो 10-12 हजार साल या उससे भी ज्यादा पुराने हैं। ये हमारे पूर्वजों की बातों का सबसे टिकाऊ रूप है। इनमें क्या बना होता है और इनमें रहस्य क्या है अगर ये सिर्फ चित्र हैं? इनमें शिकार के सीन होते हैं, जानवर, इंसान, हाथ के छापे, ज्यामितीय डिजाइन और बहुत सारे ऐसे निशान जिनका मतलब हम आज तक नहीं समझ पाए हैं।
रहस्य कई हैं। पहला, इनका मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ आर्ट था, या कहानी सुनाने का तरीका, या कोई धार्मिक रीति रिवाज, या जमीन की हदबंदी, या कोई कैलेंडर? दूसरा, इन्हें बनाने की तकनीक। कुछ बहुत गहरे खोदे गए हैं, कुछ रंगों से बने हैं जो हजारों साल तक टिके रहे। तीसरा, और शायद सबसे दिलचस्प बात, क्या? दुनिया की अलग अलग जगहों पर जो हजारों मील दूर हैं, वहां मिले पेट्रोग्लिफ्स में कई बार गजब की समानताएं दिखती हैं। एक जैसे प्रतीक, एक जैसे डिजाइन, अलग अलग कल्चर में एक जैसे निशान। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये दिखाता है कि पुराने जमाने में लोगों के बीच संपर्क था, या ये बस इंसानी दिमाग की बनावट ऐसी है कि हम एक जैसी चीजें सोचते और बनाते हैं? ये पत्थरों पर लिखे वो खामोश संदेश हैं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों की दुनिया हमसे कितनी अलग थी और कितनी एक जैसी भी। तो श्राउड ऑफ ट्यूरिन की उस रहस्यमयी छवि से लेकर एंटिकेथेरा मैकेनिज्म की भूली हुई तकनीक तक, रोजेटा और डेड सी स्क्रोल्स की भाषाओं की गुत्थियों से लेकर फेस्टोस डिस्क और वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट की अनबूझ पहेलियों तक, डेंडेरा लाइट के वो अजीब चित्र, लंदन हैमर और शिगर आइडल जैसे समय को चुनौती देते अवशेष, और पेट्रोग्लिफ्स के वो दुनिया भर में फैले निशान। इतिहास वाकई रहस्यों से भरा पड़ा है। और इन सब में एक बात कॉमन है, ये हमारी बनी बनाई सोच को चुनौती देती है, चाहे वो इतिहास के बारे में हो, तकनीक के बारे में, या इंसान की क्षमताओं के बारे में। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम जो जानते हैं वो शायद पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा ही है। अभी बहुत कुछ खोजना, समझना और शायद अपनी समझ को बदलना बाकी है। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर लंदन हैमर या शिगर आइडल जैसी चीजें हमारी टाइमलाइन को चुनौती दे सकती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे बहुत गहरे अतीत में, शायद हिमयुग से भी पहले, ऐसी और भी बड़ी खोजें कहीं दबी पड़ी हों? खोजें जो शायद शुरुआती इंसानी इतिहास या किसी विलुप्त हो चुकी सभ्यता की कहानी को ही पूरी तरह से बदल कर रख दें। इस पर सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।